परिवार एक घर में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और देश के सभी नागरिकों की उस पर निगाह है कि उन्हें कुछ इसमें अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या घर इसमें सस्ते हो सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो जो EMIs है वो काफी बड़ी है 2022 में। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं प्रदीप अग्रवाल से, जो NCR के मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग के सबसे बेहतरीन बिल्डरों में से माने जाते हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है शो में। सबसे पहले ये बताइए कि पैंडेमिक के बाद 2021 से लेकर अब तक घरों के दाम 8 से 15% बढ़े हैं और कई प्रोजेक्ट्स के दाम 20% तक भी बढ़े हैं। ऐसे में क्या कर सकती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट में जिससे बढ़ते हुए दामों से कुछ राहत मिले? बिल्कुल मनीषा जी, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आप देखें कि काफी एक तो जो मटेरियल प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज इस दौरान हुए हैं और दूसरा जो लैंड रेट्स हैं वो भी काफी इंक्रीज हुए हैं। तो वित्त मंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से यही रहेगी कि जो GST है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल अफोर्डेबल हाउसिंग में ऐसा है जिसके ऊपर आज जो GST पे करना है वो एक कहीं ना कहीं एक ट्रबलेमेटिक सेंस में आ चुका है। लाइक अगर हम GST में स्टील और सीमेंट की बात करें या और अदर मटेरियल्स की बात करें तो इनके ऊपर लगने वाली GST बहुत ज्यादा है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो लगभग इसमें 28% की GST इस वक्त हम पे कर रहे हैं और स्टील की बात करें तो लगभग 18% की GST उसके ऊपर पे कर रहे हैं और अदर मटेरियल्स भी सराउंडिंग इसी GST के सराउंडिंग घूमते हैं। सो हमारा आपके माध्यम से यही वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का एक सपना है, अगर उसे पूरा करना है तो उसके लिए जो GST है उसको रैशनिंग करना पड़ेगा और उसको कम से कम सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा, जिससे एक आम इंसान के घर का जो सपना है उसे पूरा किया जा सके। इनपुट टैक्स क्रेडिट को GST के अंतर्गत लिया जाए, ये भी रियल एस्टेट डेवलपर्स की मांग है। इसको आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं कि इससे क्या फायदा हो सकता है। देखिए, किसी भी टैक्स मैकेनिज्म का एक बेसिक होता है कि जब GST को लागू किया गया तो इसका बेसिक था कि जो टैक्स है उसमें जितना टैक्स आप पे कर रहे हैं उतना जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उन दोनों के बाद जो नेट ऑफ टैक्स बचेगा उसको आप कस्टमर को या तो वापस करेंगे और वो टैक्स का नेट ऑफ होगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्री की डिमांड या कुछ ऐसे परसेप्शन बने कि जो GST है उसका जो इनपुट क्रेडिट है उसको खत्म कर देना चाहिए। इससे क्या हुआ, जो आउटपुट था वो तो एज इट इज बना रहा और जो इनपुट क्रेडिट है वो मिलना बंद हो गया। इससे लगभग कम से कम 10% से ज्यादा का नुकसान डायरेक्टली कहीं ना कहीं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हुआ और उसका अगर इंपैक्ट देखे तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट कस्टमर पर पास ऑन हुआ। तो आप देखें कि आज अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो जो उसका इनपुट क्रेडिट था वो पहले 8% अफोर्डेबल हाउसिंग पर था और नॉर्मल पर 12% था। अभी वो इनपुट क्रेडिट खत्म हो गया है, तो ऐसे में जो वो क्रेडिट मिलना चाहिएगा वो उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आया है। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी वाली व्यवस्था थी अगर उसको फिर से लागू कर दिया जाए तो जो कस्टमर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता नजर आए। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं और 45 लाख तक का घर खरीद रहे हैं तो सरकार ने ऐसे होम लोन्स पर एक सब्सिडी भी लागू की है कई सालों से, जिसको CLSS के नाम से जाना जाता है और हर साल इसकी अवधि जो है बढ़ाई जाती है। प्रदीप जी, आपके विचार में इसको कब तक लागू रखना चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, आपने ठीक कहा। इसको मुझे लगता है अगले 5 साल के लिए मिनिमम से मिनिमम बढ़ा देना चाहिए। ऑलरेडी ये स्कीम अभी 2024 तक लागू है, लेकिन मुझे लगता है 2024 में इसे फिर से बढ़ाया जाएगा और कम से कम अगले 5 साल तक के लिए तो मिनिमम इसे बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अर्बन एरियाज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो फर्स्ट टाइम अपना घर खरीदना चाहती हैं। तो अगर उन फैमिलीज को एनकरेज किया जाएगा अपना घर लेने के लिए तो वो जरूर कहीं ना कहीं उसमें अपना घर लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और ये जो हाउसिंग फॉर ऑल की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जो हर परिवार को एक घर देने की स्कीम है, इसके अंदर CLSS स्कीम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि अगले 5 साल के लिए कम से कम इस स्कीम को लागू रखा जाना चाहिए।
रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी डिमांड है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? मतलब स्टेटस मिलने से क्या फायदा होगा? देखिए, अगर हम जिस दर्जे की बात कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग को ऑलरेडी मिला हुआ है। लेकिन जो नॉर्मल रियल एस्टेट की बात करें तो उसके पास ये दर्जा नहीं। इस इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने के बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो मिलने वाले जो लोन्स हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उससे ये स्टेटस मिले हुए लास्ट 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अभी तक भी वो जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है उसको रियल सेंस में ग्राउंड पर लाना पड़ेगा। जितने भी प्रोजेक्ट जो रियल एस्टेट के किसी भी सेगमेंट में आते हों, उन सबको इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में एक भागीदार है। तो अगर ऐसे में उस स्टेटस के अंदर आते हैं तो ऐसे परमिशंस बैंक को मिलने चाहिए, या बैंक ऐसे लोन प्रोवाइड कराए जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने वाली और जो अदर चीजें उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। होम लोन पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे जो छूट है प्रदीप जी, वो इस समय 2 लाख रुपए सालाना तक मिलती है। लेकिन पिछले साल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ईएमआई 5 बार बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं और 15 से 17% ईएमआई सभी के लिए ज्यादा महंगी हो गई हैं। क्या इसमें कुछ कर सकती हैं वित्त मंत्री? इसका लिमिट बढ़ा सकती हैं जिससे ईएमआई का इम्पैक्ट जो है बढ़ती हुई का कम हो? बिल्कुल मनीषा जी, आपने राइट क्वेश्चन पॉइंट आउट हुआ है। इसके अंदर लास्ट 2015 के बाद इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मुझे लगता है कि इसको विदाउट एनी डिले 5 लाख रुपए का करना चाहिए, जिससे एक आम इंसान के घर का सपना पूरा हो सके। और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं शायद वित्त मंत्री जी शायद इस बजट में इस पॉइंट को जरूर नोटिस में लेंगे और एक आम आदमी को रिलीफ देंगे। आम बजट पे सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि रियल एस्टेट को भी इस बार कुछ मान्यता मिलेगी। हमारा शो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।